तो दोस्तों, कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से हमने लास्ट चैप्टर में छोड़ा था। चैप्टर 1287, गाइडेंस। लैरियन, चर्च ऑफ द गॉड ऑफ कॉम्बैट का चीफ शेपर्ड, जब देखता है कि क्लाइन कुछ पलों के लिए बिल्कुल चुप हो गया है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता उतर आती है और वह ऐसे बोलता है जैसे अपनी आस्था को आखिरी सांस तक थामे खड़ा हो। इसके अलावा किसी देवता का पतन कभी भी स्थायी नहीं होता। वह अंततः लौटेगा और मेरे शरीर का उपयोग करके फिर से जाग जाएगा। यह सुनते ही क्लाइन की भौहें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि यह एंजल सच में मानसिक असंतुलन के कगार पर है या फिर अपने गिरे हुए देवता से इतना प्रभावित हो चुका है कि अब खुद को ही उसका बैकअप मानने लगा है। और वैसे भी किंग्स ऑफ एंजल्स और दूसरे एंजल्स अक्सर पूरी तरह मरते नहीं हैं। यह बात मिस्टिसिज्म में कोई नई नहीं थी। इसलिए क्लाइन उसे ज़मीनी सच्चाई याद दिलाने की कोशिश करता है कि एपोकेलिप्स लगभग 10 साल में आने वाली है और गॉड ऑफ कॉम्बैट का रेसुरेक्शन इतनी जल्दी संभव नहीं है। मगर लैरियन एक ठंडी हंसी हंसता है। तुम भगवान की शक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते। और फिर मुस्कुराते हुए कहता है कि वह किसी डील में नहीं पड़ेगा, बल्कि क्लाइन को सलाह देता है कि वह एवरनाइट गॉडेस से प्रार्थना करे, अपने देवता से प्रार्थना करे कि 002 को सील किया जाए, क्योंकि उसे तो बस 30-40 सेकंड और रुकना है और वह यहाँ से निकल जाएगा। क्लाइन ऊपर टंगी हुई उस रहस्यमयी कर्टेन को देखता है जो आसमान से भी ऊपर जा रही थी और बिना कुछ कहे अपने स्पिरिट बॉडी को वापस उस लाइब्रेरी में ले आता है जहाँ टंसोएस्ट ब्रास बुक रखी थी। वहाँ एरियाना से पूछता है कि क्या उसके पास कोई तरीका है। एरियाना सिर हिलाती है। फिर लैरियन की बात सुनकर क्लाइन अचानक ठिठक जाता है। उसने कह दिया था कि देवता 002 को सील कर सकते हैं, चाहे वह कोई भी देवता क्यों ना हो। यह जानकारी बहुत बड़ी थी और क्लाइन के दिमाग में सवालों की आंधी उठ जाती है कि देवता आखिर किस शक्ति से इसे सील कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स से, डिवाइन अथॉरिटी से या किसी और चीज़ से। तभी टंसोएस्ट ब्रास बुक अपने आप पलटता है और एंशियंट लैंग्वेज में नया लॉ उभरता है कि बेल्टेन सिटी लाइब्रेरी को सख्त सुरक्षा दी जाएगी और बिना अनुमति प्रवेश करने वालों को कठोर दंड मिलेगा। क्लाइंट समझ जाता है कि अगला स्टेप शायद डेथ सेंटेंस हो सकता है, लेकिन वह घबराता नहीं, बल्कि हल्की मुस्कान के साथ एक विश करता है कि पूरी लाइब्रेरी सिकुड़ जाए और वह और एरियाना उसकी बाउंड्री के बाहर खड़े हो जाएं। उंगली चटकाते ही पूरी इमारत 10वें हिस्से में सिमट जाती है। वे दोनों बाहर आ जाते हैं। फिर भी कर्फ्यू तोड़ने पर इनविजिबल विप की मार पड़ती है। क्लाइन को तभी समझ आ जाता है कि लैरियन जिस सीलिंग मेथड की बात कर रहा था वह देवताओं की रॉ पावर नहीं, बल्कि यूनिकनेस से जुड़ा कोई पैराडॉक्सिकल ट्रिक है। क्योंकि सीक्वेंस 0 डीटी की सबसे खास चीज़ यही यूनिकनेस होती है और 002 इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। फिर क्लाइन के दिमाग में बिजली कौंधती है। पैराडॉक्स, अगर 002 को खुद ही अपने बनाए नियमों में उलझा दिया जाए तो वह खुद फंस जाएगा। और तभी वह एरियाना से कहता है कि पूरी सिटी को कंसील किया जाए ताकि 002 कोर में गिर जाए। लेकिन एरियाना उसे रोकती है कि इससे बहुत से निर्दोष लोग मरेंगे। क्लाइन भारी मन से कहता है कि यह लेसर इविल है। तभी टंसोएस्ट ब्रास बुक नया लॉ बनाता है कि बेल्टेन सिटी एक होली लैंड है और कोई भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्लाइन की आंखों में चमक आ जाती है। वह स्कारलेट फ्लेम्स के बीच टेलीपोर्ट करता है और बाइल्स को उठा लाता है, उसे लाइब्रेरी के अंदर भेजता है। और चमत्कार यह होता है कि 002 उसे पनिश ही नहीं कर पाता, क्योंकि अगर बुक बाइल्स को नुकसान पहुंचाती तो होली लैंड के नियम टूटते और अगर नहीं पहुंचाता तो लाइब्रेरी एंट्री का नियम टूटता। 002 पूरी तरह पैराडॉक्स में फंस चुका था। क्लाइन हल्की हंसी में बुदबुदाता है
कि असली खेल अब शुरू हुआ है, और बाइल्स को चिल्लाकर कहता है कि जैसे ही नया लॉ बनने लगे तुरंत बाहर आ जाना। तो दोस्तों, बेल्टेन की फेट अब पैराडॉक्स के हाथ में है। क्लाइन ने 002 को उसके ही रूल्स में उलझा दिया और एक साधारण लोकल बाइल्स अब उस ब्रास बुक के सामने खड़ा है। क्या क्लूज मिलेंगे या 002 कोई नया दांव चलेगा? तो इसे जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। बाइल्स भले ही अपनी आंखों से फिल का कटा हुआ हाथ, वेबर की फांसी और मिस्टर मैजिशियन की हथेली से रेंगते हुए वॉर्म्स देख चुका था और 002 से पैदा हुई उस भयानक एनोमली को भी किसी हद तक समझ चुका था, लेकिन उसका लेवल और एक्सपीरियंस इतना नहीं था कि वह इस पूरे मामले की असली दहशत को गहराई से समझ सके। उसके लिए यह सब किसी डरावनी कहानी के सच हो जाने जैसा था, और यही वजह थी कि दिल में डर होते हुए भी उसने अपने अंदर से हिम्मत बटोरी और तेज कदमों से उस रेक्टेंगुलर टेबल की तरफ बढ़ गया जहां 002 रखा था। ऊपर से मिस्टर मैजिशियन और ग्राउंडेड एंजल दोनों की निगाहें उस पर टिकी थी, और सेलर पाथवे से होने के कारण उसकी नर्व्स में और डर के साथ एक अजीब सा थ्रिल भी दौड़ रहा था। 2-3 कदम में ही वह वहां पहुंच गया जहां वह ब्रास बुक को छू सकता था, और बिना एक पल सोचे उसने अपना दायां हाथ बढ़ाकर 002 के ब्रास पेजिस को पकड़ा और तेजी से पलटना शुरू कर दिया। पलटते समय उसने अपनी हथेली का पिछला हिस्सा उस अधभरे हुए पन्ने के पीछे टकाए रखा ताकि वह पेज ढक न जाए और मिस्टर मैजिशियन और मैम एंजल दोनों हर बदलाव देख सकें और समय रहते रिएक्ट कर सकें। पन्नों की सरसराहट के बीच उसकी नज़र उस लाइन पर गई जिसमें साफ लिखा था कि टर्न्स वेस्ट ब्रास बुक को छूने की सज़ा मौत है। वह एक पल के लिए सिहर गया, फिर अपने आप से हैरान हुआ कि अभी तक उसे कुछ क्यों नहीं हुआ, लेकिन यह कन्फ्यूजन उसके हाथों को रोक नहीं पाया। वह लगातार पेजेस पलटता रहा और उसी समय क्लाइंट की आंखों में वह दृश्य उतरने लगा। अलग अलग ब्रास पेजेस, हर पेज पर अलग रूल्स, और यह कोई सिंपल रिप्लेस होने वाली चीज़ नहीं थी, बल्कि हर नया रूल पुराने के साथ साथ जमा हो रहा था, जैसे किसी इनविजिबल ग्लास प्लेटफॉर्म पर 002 को तोड़ तोड़कर धूप में फैलाया जा रहा हो। यह एंजल लेवल ड्रीम डिविनेशन था, जिससे क्लाइंट वही दृश्य अपनी आंखों के सामने दोहरा रहा था। पन्ने घूमते गए और अचानक एक पेज पर क्लाइंट की नज़र अटक गई। टर्न्स वेस्ट ब्रास बुक की उत्पत्ति एक जस्टिसियर यूनिकनेस से हुई है जिसे नेशन ऑफ डिसऑर्डर ने करप्ट कर दिया था। तो दोस्तों, क्लाइंट को पता लग चुका है कि टर्न्स वेस्ट ब्रास बुक की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। उसका दिल हल्का सा उछल गया, क्योंकि अगर यह बुक खुद रूल्स बना सकती है तो उसका खुद का डिस्क्रिप्शन उसमें होना ही था। तभी एक नया मर्क्यूरी कलर्ड वर्ड अधभरे हुए पन्ने पर उभरा। 002 फाइनली लूप होल्स को ठीक करने लगा था। क्लाइंट की आंखें चमकी। वह गर्जा, भागो! बाइल्स बिना सोचे दौड़ पड़ा, खिड़की से बाहर छलांग लगाई। क्लाइंट ने तुरंत जोड़ा, मुझ पर हमला करने का दिखावा करो। बाइल्स समझ नहीं पाया, लेकिन इंस्टिंक्टिवली उसने मुट्ठी कस ली और पंच की तैयारी कर ली। उसी पल नया लॉ बन गया कि टर्न्स वेस्ट ब्रास बुक और जिन्हें वह परमिट करे उन्हें लॉ एनफोर्समेंट में इम्यूनिटी है। मगर अब बाइल्स सुरक्षित था। क्लाइंट ने उसी छोटे से विंडो में पूरे 002 की डिटेल्ड नेचर पढ़ डाली। यह बुक जिंदा है, धीरे धीरे जागती है। पहले हाफ में फंडामेंटल लॉज, दूसरे हाफ में इवॉल्विंग रूल्स। जैसे जैसे रूल्स कठोर होते हैं, इसकी लाइफ डीपन होती जाती है। जब सिस्टम एयरटाइट ना बने तो यह खुद डिक्लेयर करती है कि ऑल द फॉलोइंग रूल्स आर इनफेक्टिव, और सब रीसेट हो जाता है। यह डिस्टॉर्टेड रूल से नफरत करती है, लूप होल से नफरत करती है। क्लाइंट के दिमाग में बिजली चमकी।
एरियाना ने फुसफुसाकर वही कहा जो क्लाइंट सोच रहा था, पेजेस को भर दो लेकिन सिस्टम एयरटाइट मत बनने दो। और तभी क्लाइंट ने हवा को बाहों में भरने जैसा जेस्चर किया और हिस्टोरिकल वर्ड से ट्यूडोर टर्न्सोएस्ट एम्पायर का हॉल ऑफ काउंसिल्स खींच लाया। एक ऐसा स्थान जो डिस्टॉर्शन और अगली रूल्स का एपिटोम था। और उसी पल उसके दोनों हाथ कटकर गिर गए, ब्लड फूट पड़ा, वॉर्म्स रेंग कर नए हाथ बना गए। दूसरी बार उसने फ्रॉड किया था। 002 पर लॉस की बौछार पड़ गई। सिमेट्री, गोल्डन रेशियो, फॉरबिडन क्लॉथ्स, डेथ पेनल्टीज, बुक पागल हो गई थी। पेजेस धीरे से बढ़ते गए, हॉल कोलैप्स हुआ और आखिरकार 002 आखिरी पन्नों पर आकर अटक गया। सिस्टम एयरटाइट नहीं बना। क्लाइंट ने थकी हुई सांस छोड़ी। अब 1 घंटे तक पाइल्स के घर चलो। और पहली बार बेल्टेन को सच में उम्मीद मिली थी। टर्न्सोएस्ट ब्रास बुक की असली नेचर सामने आ चुकी है। रूल्स, पैराडॉक्स, रीसेट सब समझ में आने लगा है। लेकिन क्या ये रीसेट सच में सीलिंग का मौका देगा या 002 अगली चाल पहले चल देगा? तो जानने के लिए बने रहिए दोस्तों। बाइल्स के घर वापस आते ही क्लाइंट ने किसी से कुछ पूछे बिना एक पुरानी कुर्सी खींची और उस पर बैठ गया, जैसे शरीर अब और एक कदम भी खड़ा रहने की हालत में ना हो। चेहरे पर थकान की महीन परत साफ दिख रही थी, लेकिन आंखों में वही पुरानी ठंडी क्लैरिटी चमक रही थी जो तूफान के बीच भी दिशा भूलते नहीं। और लगभग प्रार्थना जैसी गंभीर आवाज में उसने कहा कि उसे अपनी स्पिरिचुअलिटी वापस चाहिए। फिर बिल्कुल वैसा ही जैसे कोई आदमी माचिस जलाता है, उसने उंगलियां चटकाई और उसी पल उसकी खोई हुई स्पिरिचुअलिटी लौट आई। जैसे मोबाइल चार्जर लगाते ही बैटरी फिर से 100% दिखने लगे। फ़र्क बस इतना था कि यहाँ बैटरी नहीं बल्कि पूरी दुनिया दांव पर लगी हुई थी। इसके बाद उसके दिमाग में आया कि स्पिरिट वर्ल्ड पर जो कर्टेन उसने लैरियन को रोकने के लिए खींची हुई है, उसे हटाकर नई कर्टेन समन कर दी जाए ताकि वह भाग न सके। लेकिन तभी एरियाना ने हल्के से सिर हिला दिया। इशारा साफ था कि अब इसकी ज़रूरत नहीं। क्लाइंट समझ गया कि मिरेकल इन्वोकर की पावर भी अनलिमिटेड नहीं होती। एक ही विश बार बार इंस्टेंटली पूरी नहीं की जा सकती। हाँ, टेक्निकली वह दूसरों से विश करवा सकता था, जैसे कि पासा, रॉय, बाइल्स, यहाँ तक कि एरियाना से भी। लेकिन तब भी वह कर्टेन ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं था। इसलिए हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा कि ठीक है, एक आखिरी गैम्बल खेलते हैं। अब सब कुछ लैरियन की किस्मत पर छोड़ देते हैं। कौन जाने एंजाइटी में वह खुद ही अपना कंट्रोल खो दे। यह कहते हुए उसने पुरानी कर्टेन हटाई और तुरंत एक नई कर्टेन खींच दी। स्पिरिट वर्ल्ड में जैसे ही लैरियन ने आज़ादी महसूस की, वह झपटा और अगले ही पल फिर वही बंद दीवार। इस बार उसके चेहरे से हंसी पूरी तरह गायब थी, क्योंकि अब यह मजाक नहीं रहा था, यह प्योर टॉर्चर था। बार बार उम्मीद जागती और बार बार टूटती। कोई पैटर्न नहीं, कोई टाइमिंग नहीं। कभी कर्टेन जल्दी आता तो कभी देर से। यह अनिश्चितता एक एंजल के लिए भी नर्क बन गई थी। और अगर गॉड ऑफ कॉम्बैट की फेथ अभी भी इंटैक्ट ना होती तो शायद लैरियन वहीं मेंटली एक्सप्लोड हो जाता। और फिर अचानक कर्टेन नहीं आई। लैरियन की आंखों में चमक लौट आई और उसके मुंह से निकला फाइनली। लेकिन बाहर निकलते ही उसने जो देखा वह किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। अजीब स्पिरिट क्रिएचर्स, बैंडेज्ड बींग्स, सीवियर्ड हेड्स पकड़े एक रहस्यमयी औरत, और शायद एमोन भी कहीं मौजूद था। उसी पल लैरियन को समझ आ गया कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, यह प्योर कैलकुलेटेड फूलिंग थी। बेल्टेन में उसी समय क्लाइंट अचानक ऊपर देखने लगा और हल्के से बुदबुदाया, इम्प्रेसिव। मैजिक मिरर ने नोटिस बोर्ड दिखाया जहां रूल्स उल्टे क्रम में गायब हो रहे थे।
मतलब साफ था कि 002 रीसेट मोड में जा चुका था। कर्फ्यू हटते ही क्लाइन और एरियाना सीधे श्रृंखन लाइब्रेरी के बाहर प्रकट हुए। ब्रास बुक तेजी से खुद को रीसेट कर रही थी और जैसे ही पहला रूल बनना शुरू हुआ, एरियाना ने बिना रुके किताब को छुआ। अदृश्य फंदा, गला कसना, एंजल भी हाँफने लगी। लेकिन रूल पूरा होने से पहले ही कंसीलमेंट और रूल पब्लिक ही नहीं हुआ। एरियाना ने किताब उछाली। क्लाइन पहले से तैयार था। हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन, टेलीपोर्ट और सीधा हॉर्नेसिस माउंटेन रेंज। एंशियंट पैलेस का दरवाज़ा खुला। लटकती लाशें, टेंटिकल्स, एंटीगोनस फैमिली का पागल हाफ फूल। 002 को उन टेंटिकल्स की ओर फेंक दिया। ब्लेसफेमी कार्ड, द फूल, हवा में उड़ा। क्लाइन की प्रोजेक्शन ने आखिरी ताकत से कार्ड पकड़ा और बाहर फेंक दिया। दरवाज़ा बंद हुआ और शोर खत्म हो गया। क्लाइन पहाड़ पर खड़ा था, हाथ में कार्ड और कहीं भीतर रोजेल मुस्कुरा रहा था। सीक्वेंस 0, द फूल। उस पल क्लाइन के दिल में अजीब सा सन्नाटा था और वह मन ही मन सोच रहा था कि क्या यह एक्सचेंज था। 002 के बदले द फूल कार्ड। और अंदर पैलेस में ट्रांसवेस्ट ब्रास बुक फिर से वही चक्र शुरू करने लगी। रूल्स, पैराडॉक्स, रेज, रिपीट और एंडलेस लूप। कानून लिखता हुआ पागलपन। और दुनिया एक बार फिर बच गई, क्योंकि कभी कभी भगवानों को हराने के लिए ताकत नहीं, दिमाग चाहिए होता है। और जब पहाड़ों के पीछे रात और गहरी होने लगी, क्लाइन की कहानी एक नए मोड़ पर खड़ी थी, क्योंकि अगला चैप्टर सिर्फ जंग नहीं बल्कि डेस्टिनी से आमने सामने की टक्कर लेने वाला था। द फूल कार्ड को समेटकर क्लाइन ने शून्य से क्रीपिंग हंगर निकाला, बाएं हाथ में पहना और बिना एक पल गवाए टेलीपोर्ट एक्टिवेट किया। और फिर सीधे उस छोटी हुई लाइब्रेरी में लौट आया जहां कुछ देर पहले कैओस की जड़ 002 को छोड़ा गया था। और वहां पहुंचते ही उसने सर्वेंट ऑफ कंसीलमेंट यानी कि एरियाना से शांत लेकिन अर्जेंट आवाज़ में कहा कि वह चीज़ अब हॉर्नेसिस माउंटेन रेंज की मेन पीक पर बने एबेंडन्ड पैलेस में फेंक दी गई है। वही पैलेस फॉगी टाउन का एंट्रेंस भी था। और आगे 002 से कैसे निपटना है, यह अब पूरी तरह चर्च ऑफ एवरनाइट की जिम्मेदारी है, जिस पर एरियाना ने सिर्फ हल्का सा सिर हिलाया, ऑलराइट कहा और बिना कोई सवाल, बिना कोई थैंक्स, बिना किसी पेमेंट की बात किए उसी तरह कंसीलमेंट में घुल गई जैसे कभी एग्जिस्ट ही ना करती हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले भी उसने क्लाइन की मदद की थी और तब भी कुछ नहीं मांगा था, जिससे क्लाइन अंधेरे में खड़ा सोचता रह गया कि क्या मैम एरियाना को पता चल चुका है कि उसके पास द फूल कार्ड है। और वह गहरी सांस लेकर चारों ओर देखता हुआ धीरे से बैठ गया, क्योंकि भले ही यह सुपरनैचुरल इंसिडेंट 2 घंटे से कम समय में रिजॉल्व हो गया था, फिर भी बेल्टन में स्ट्रिक्ट रूल्स के चलते बहुत से लोग मर चुके थे। और जो नागरिक थे उन्होंने भले ही गलती की हो, लेकिन पनिशमेंट उनके क्राइम से कई गुना ज़्यादा ब्रूटल था। और असली बेगुनाह तो वे टूरिस्ट थे जो सिर्फ फॉरेनर्स होने की वजह से नाइटमेयर में फंस गए। क्लाइन ने रॉय और उसके साथियों जैसे आउटसाइडर्स को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस के कारण वह सब कुछ अंडू नहीं कर सकता था। लूप होल्स कम थे और डैमेज परमानेंट था। इसलिए अब उसका अगला काम था सर्वाइवर्स को ट्रीटमेंट देना। और यही सोचते हुए वह बाइल्स के घर टेलीपोर्ट करने ही वाला था कि तभी वर्ड से रीनेट टनेका निकली, अपने 4 ब्लॉन्ड रेड आइड हेड्स उठाए और डार्क कॉम्प्लिकेटेड ड्रेस में, जिनमें से एक हेड एक काले गोट हॉर्न्स को काटे हुए था और बाकी 3 हेड्स लड़खड़ाती आवाज में बोले, ही एस्केप द स्पिरिट वर्ल्ड।
जिस पर क्लाइन ने बिना सरप्राइज गहरी सांस लेते हुए कहा कि हाँ, फॉर्मर चीफ शेपर्ड से यही उम्मीद थी। और उसने उस बकरी के सींग की ओर जो रिनेट टने करके एक हेड ने पकड़ा हुआ था इशारा करते हुए पूछा कि क्या लैरियन यही छोड़कर गया है। रिनेट ने हाँ कहा और क्लाइन ने उस हॉर्न को हथेली में झटके से क्रश कर दिया, लाइट के स्पेक्स में तोड़ दिया। उसकी रेमनेंट साइकिल डिस्पर्स हो गई, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बियॉन्डर्स के छोड़े हुए शरीर के टुकड़ों में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फंस जाती हैं, और जब वे पॉइंट्स ऑफ लाइट सीक्वेंस 9 से 7 और एक सीक्वेंस 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में रीअसेंबल हुए तो क्लाइन ने सिर्फ सीक्वेंस 8 प्यूजिलिस्ट रख लिया और बाकी मुस्कुराकर मिस मैसेंजर को लौटा दिए, यह कहते हुए कि ये तुम्हारे स्पॉइल्स हैं, मैं बस इंटेलिजेंस फी लूँगा। और रीनेट ने बिना सेरेमनी सीधे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्ब कर लिए और वहाँ से चली गई। जिसके बाद क्लाइन बाइल्स के घर टेलीपोर्ट हुआ और रॉय की टीम से मुस्कुरा कर बोला कि अब प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है और अब वे फॉरेनर्स की तरह हंटेड नहीं किए जाएंगे। और वे राहत की सांस लेने ही वाले थे कि क्लाइन ने हवा से एक स्ट्रेंजर बुला लिया, एक ओल्ड मैन, डार्क रेड बॉ टाई, फॉर्मल सूट, एलिगेंट ऑरा। यह था ह्यून रैम्बिस, क्लाइन का मैरियोनेट, जो उनकी मेमोरी सील करने वाला था, क्योंकि सैफरा करप्शन से बचे रहना काफ़ी नहीं होता, रिकलेक्शन खुद में घातक हो सकती है। इसलिए क्लाइन ने मिस जस्टिस की मदद भी नहीं ली और खुद ही मैरियोनेट के हिस्टोरिकल वर्ल्ड प्रोजेक्शन से बाइल्स की मेमोरी रेस की। उसे समझाया कि अगर वह ये बातें याद रखेगा कि 002 उसका ज़िंदगी भर पीछा करता रहेगा। और बाइल्स कांपते हुए सहमत हो गया। रॉय, पासा और फिल को बाहर भेजकर क्लाइन ने बाइल्स की सारी मेमोरी वाइप कर दी, ब्रास बुक और उसकी कंटेंट सहित। फिर मिरर से पूछा कि कोई और डेंजर तो नहीं है। एरोडिस ने कहा कि बेल्टेन सेफ है, लेकिन 002 की वजह से लॉयन और फेसेक का फ्यूचर अनक्लियर है। क्लाइन ने डिविनेशन की, वॉग विजन्स आए, चिमनीज, स्ट्रीज, सिटीज, डायरेक्शनलेस। और फिर उसने रॉय को मुस्कुरा कर कहा कि अब वह अपनी अगली पोषण की विश कर सकता है। रॉय शॉक्ड हुआ कि क्या वह सच में एक और विश कर सकता है। क्लाइन ने कहा यह गिफ्ट है, और रॉय ने तुरंत नेक्स्ट पोषण मांगी, जिस पर क्लाइन ने उसे सीक्वेंस 8 प्यूजिलिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी। ये वही कैरेक्टरिस्टिक्स थी दोस्तों, जो अभी कुछ देर पहले रिनेट टनेकर ने उसे दी थी। और साथ में क्लाइन ने रॉय को वार्निंग दी कि फॉर्मूला और इंग्रेडिएंट्स ढूंढ लेना, यह सेफर रहेगा। रॉय ने दिल से शुक्रिया कहा और क्लाइन ने आखिरकार उन्हें बेल्टिन से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया। हैट उतारकर बॉ किया, खुद को एक ट्रू वॉन्डरिंग मैजिशियन की तरह पेश किया। पासा ने उसका नाम पूछा और क्लाइन ने मुस्कुरा कर बोला कि उसके कई नाम हैं, लेकिन वे इसे मिरेकल मैजिशियन मर्लिन हर्मिस कह सकते हैं। रॉय ने पूछा कि क्या वह एवरनाइट गॉडेस का बिलीवर है, जिस पर क्लाइन कुछ पल चुप रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला कि वह द फूल लॉर्ड ऑफ द मिस्टीज का सर्वेंट है, और अगर वे इस महान अस्तित्व के बारे में और जानना चाहें तो रोस्टेड आर्की पहलुओं में डैनिट्स से मिल सकते हैं। और फिर वह चारों को छोड़कर बेल्टन लौट आया, क्योंकि उसे ग्रिफ ऑफ व्यू पर द फूल कार्ड का अध्ययन करना था। और कहानी यही नहीं रुकी। दूर कहीं मिड सी शायर की एक लाइब्रेरी में एक यंग लॉ रिसर्चर ने एक बुक खोली और उसके अंदर एक पीला ब्राउन कागज उभर आया, जिस पर लिखा था, इन द फोर्थ इपॉक देयर वॉज ए बुक नेम्ड द ट्रांसोएस्ट ब्रास बुक। और जैसे ही यह लाइन पढ़ी गई, दुनिया ने फिर से सांस रोक ली। तो दोस्तों, लास्ट की लाइन सच में भयानक थी। वह बुक अभी भी नष्ट नहीं हुई थी। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए।
ग्रे फॉग के ऊपर उस एंशियंट पैलेस में क्लाइन की आकृति उभरी और उसी पल द फूल की ऊंची पीठ वाली कुर्सी पर बैठा वह व्यक्ति जो पूरी तरह ग्रेस वाइट फॉग में ढका था, क्लाइन के आते ही टूटकर ट्रांसपेरेंट डिस्टॉर्टेड वॉर्म्स ऑफ स्पिरिट में बदल गया और उड़ते हुए क्लाइन के शरीर में समा गया, जिससे क्लाइन अंदर ही अंदर राहत की सांस ले सका और सोचने लगा कि शुक्र है 002 की रेस्ट्रिक्शन में वॉर्म्स ऑफ स्पिरिट से उसका कनेक्शन नहीं कटा था, वरना वे सब कंट्रोल खो देते और मॉन्स्टर बन चुके होते। वह चुपचाप द फूल की सीट पर बैठा और कार्ड ऑफ ब्लेस्फेमी द फूल कार्ड उठाया, जिसे वह पहले खुद को सैक्रिफाइस कर चुका था, और चूंकि कार्ड पहले ही एक्टिवेट हो चुका था उसे किसी इनकेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस उसने उसमें स्पिरिचुअलिटी डाली और वह एक छोटी सी इल्यूजरी बुक में बदल गया, जिसके पन्ने अपने आप पलटते हुए आखिरी 2 पेजेस पर रुके, जहां लिखा था कि सीक्वेंस 1 अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज वह एंजल है जो मिस्ट्रीज की सेवा करता है, डोमेन अथॉरिटीज़ पर इनिशियल कंट्रोल पा चुका होता है, स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स समन कर सकता है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को जोड़ सकता है, जिसकी पोषण फॉर्मूला में मेन इंग्रेडिएंट एक अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज कैरेक्टरिस्टिक और सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स में 9 स्पिरिट वर्ल्ड की विशेषताएं होती हैं, और जिसके एडवांसमेंट रिचुअल्स के लिए मैरिनोट से बना एक पूरा शहर। हर मैरिनोट की फेट डिज़ाइन की जाए और उन्हें आपस में इंटरेक्ट कराया जाए ताकि स्पिरिट वर्ल्ड में उसका करस्पॉन्डिंग रीजन बने, और जितना बड़ा डिटेल्ड और रियल वह शहर होगा, रिचुअल उतना ही पावरफुल होगा। उसके बाद लिखा था सीक्वेंस 0 द फूल, एक ट्रू डियटी जो टाइम, हिस्ट्री और फेट तक को फूल कर सकता है, जिसकी रिचुअल कंडीशंस हैं फूल, टाइम, हिस्ट्री और फेट वंस। और यह पढ़ते हुए क्लाइन की भौहें सिकुड़ गई, क्योंकि अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज का रिचुअल तो समझ में आता है, पर टाइम, हिस्ट्री या फेट को फूल करना आखिर होता कैसे है, और उसकी सक्सेस डिसाइड कौन करता है। जबकि फॉग ऑफ हिस्ट्री पर 1/4 कंट्रोल उसके लिए आसान था, क्योंकि सैफरा कासल से वह उसे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकता था। इसलिए क्लाइन ने तय किया कि अभी उसका फोकस अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज पर ही रहेगा, क्योंकि दौड़ने से पहले चलना सीखना ज़रूरी होता है। और उसने टोपाज पेंडेंट से डिविनेशन करके फॉर्मूला वेरीफाई किया, क्योंकि एम्परर रोजेल मून पर मदर गॉडेस ऑफ डिप्रेविटी की करप्शन झेल चुका था और उसकी मेमोरीज डिस्टॉर्टेड हो सकती थी। फिर उसने ग्रे फॉग हटाया और फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स से लाई गई अपनी मैरियोनेट्स को देखा। सिल्वर आर्मर्ड जाइंट्स, विकृत चेहरे वाले ह्यूमंस, आंखों से ढके फ्लैश मॉन्स्टर्स जो उसके कंज्योर्ड थिएटर में शांति से बैठे थे, जिन्हें वह फ्यूचर रिचुअल्स के लिए जमा करता जा रहा था, क्योंकि जरातुल और एंटीगोनस एंसेस्टर्स के एक्शन ने उसे साफ सिखा दिया था कि ऐसे रिचुअल्स बड़ी संख्या मांगते हैं। क्लाइन ने सोचा कि मैरियोनेट सिटी कैसे स्पिरिट वर्ल्ड प्रोजेक्शन बनाएगी, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड एक्शंस, वर्ड्स और इंटेंस इमोशन से बनता है, और जब मैरियोनेट्स को इतने डिटेल में एक्ट कराया जाए कि वह रियल लाइफ जैसा लगे, तो स्पिरिट वर्ल्ड उसे सच मान लेता है। इसके बाद क्लाइन ने द फूल कार्ड अपने शरीर में एकोमोडेट किया और उसकी हालत बदल गई। कलरफुल क्लॉथ्स, एब्सर्ड हेडगियर, टेरिफाइंग येट रिडिकुलस ऑरा, यहाँ तक कि सैफरा कासल की स्पेस भी उसके सामने झुकने लगी, और क्लाइन खुद हंस पड़ा कि यह बस एक फैशनेबल कॉस्ट्यूम जैसा है। फिर उसने एक वॉर्म ऑफ स्पिरिट स्प्लिट किया जो प्रेयर्स हैंडल करेगा, और फिर बेल्टिन लौटकर लोगों की इंजरीज विशेष से हील की, वॉर की कहानियाँ सुनी
और उसी समय दूर कहीं डेनिस गार्गेस आर्कीपेलागो में वेल ऑयल पर सिटी ऑफ सिल्वर के हाफ जायंट से लड़ पड़ा। मज़ेदार इंसल्ट्स चले, डर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स कंपेंसेशन मिली और अंत में सिटी ऑफ सिल्वर का जहाज बायम पहुंचा। डेरिक ने एयरशिप्स क्राउड सनलाइट देखा, नर्वस हुआ, फिर स्टॉर्म सिंबल वाले लाइट हाउस मैन से नज़र मिली और दिल शांत हो गया, जैसे डेस्टिनी ने कहा हो कि यह जगह तुम्हारी है। और इस तरह बेल्टन की अराजक रात खत्म हुई, लेकिन ग्रे फॉग के उस सिंहासन पर बैठा व्यक्ति अब सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं रहा, बल्कि उस डेस्टिनी की ओर बढ़ चुका था जहां पूरी दुनिया की किस्मत उसके अगले कदम पर टिकने वाली थी। इसलिए दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आगे की कहानी अब और भी गहरी, खतरनाक और अविश्वसनीय होने वाली है। थैंक यू।